In first year zoology today we are going to start revision of our chapter number 2, that is biological molecule, and it's lecture number 1. The chapter is biological molecules. जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मीन्स वो मॉलिक्यूल जो कि लाइफ से जो है कनेक्टेड है, ठीक है ना, लाइफ से रिलेट करते हैं, वो मॉलिक्यूल जो लाइफ को बना रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि प्रोटीन, वाटर, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, तमाम वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लाइफ को फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपकी बुक में सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री दिया गया है, क्योंकि ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं हम इसको स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, इसलिए सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। द स्टडी ऑफ केमिकल कॉम्पोनेंट्स एंड ऑल द केमिकल प्रोसेस, ठीक है ना, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी केमिकल प्रोसेस है और जितने भी केमिकल कॉम्पोनेंट्स हैं, केमिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बारे में स्टडी करने को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। जैसे केमिस्ट्री है, आपने ये ब्रांच जो है इसके बारे में सुना है कि केमिस्ट्री में हम सारे केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री मींस उन केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि बायो मींस लाइफ से जो है एसोसिएट है, जो हमारी लाइफ से जो है लिंक करते हैं, जिसमें बायो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि वाटर, अभी ये वाटर नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन इसको हम स्टडी करते हैं क्योंकि ये लाइफ से एसोसिएट करती है, हमारी लाइफ से लिंक करती है। इस तरह प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये तमाम बायो मॉलिक्यूल्स जिसको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अच्छा, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है इन बायो मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने की, इनके बारे में स्टडी करने में से हमें क्या फ़ायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, क्यों हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में सब चीज़ें, ठीक है ना। तो इसलिए कि सबसे पहले जो पॉइंट है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म की लाइफ की बॉडी में, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, इनकी बॉडी में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कौन सा मैकेनिज्म कैसा हो रहा है, उसमें किस किस चीज़ की नीड है और ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल डाइजेशन है, हमारे बॉडी में जो प्रोसेस डाइजेशन, तो डाइजेशन कैसे हो रही है, किन किन चीज़ों से हो रही है और किस किस तरीके से हो रही है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में, इन तमाम मैकेनिज्म के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। देन सेकेंड पॉइंट है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म, ठीक है ना, ये हमें एबनॉर्मल मैकेनिज्म के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब एबनॉर्मल मैकेनिज्म के बारे में हमें क्यों नीड है इंफॉर्मेशन लेने की। अगर हमें नॉर्मल इंफॉर्मेशन मिल जाए किसी भी मैकेनिज्म, किसी भी प्रोसेस के बारे में, तो उसमें कोई ना कोई जब खराबी आएगी, कुछ ना कुछ जो है सही काम नहीं चलेगा, तो वो एबनॉर्मलिटीज़ में आ जाएगा कि ये एबनॉर्मल काम हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें जब नॉर्मल चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होगी, नॉर्मल चीज़ों के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में पता होगा, तभी हमें जो है एबनॉर्मल मैकेनिज्म के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। और उससे क्या फ़ायदा होगा कि हम जो डिजीज़ होती हैं, वो एबनॉर्मलिटीज़ जिससे आगे जाके डिजीज़ होती है, तो उनके बारे में भी हमें पता चल जाता है कि ये अगर नॉर्मल कंडीशन है, अगर इसमें थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी आ जाएगी तो ये वाली डिजीज़ कॉज हो जाएगी। फिर डिजीज़ के बारे में पता चलने से हमें उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी पता चल जाएगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्योर कैसे करना है और ये डिजीज़ क्यों हुई है। अगर फिर हमें ये सब चीज़ें अगर नॉर्मल का ही पता नहीं होगा तो हमें एबनॉर्मल का भी पता नहीं चलेगा। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बायोकेमिस्ट्री के बारे में, इन मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल कि नॉर्मल कंडीशन है, उसमें ए से बी बनना है, बी से सी बनना है, फिर डी बनना है। फिर एक कंडीशन ऐसे है कि ए तो बन गया, बी बन गया, लेकिन सी नहीं बना। अब सी नहीं बनेगा तो डी भी नहीं बनेगा। जब डी नहीं बनेगा, अब जहाँ जहाँ बॉडी को डी की नीड है, तो अब जहाँ वो सप्लाई नहीं होगा, वो प्रोवाइड नहीं होगा वो डी, तो वहाँ पे एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी, तो उसकी वजह से डिजीज़ कॉज होगी। इस तरह जो तमाम फिर हमें अगर एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पता होगा तो उसके वो डिजीज़ जो भी है उसके बारे में, उससे फाइट करने के भी जो है फिर जो है हम कर सकेंगे कि कैसे जैसे फाइट करना है, कैसे उससे बचना है, कैसे उसको ट्रीटमेंट देना है। जैसे कि आपको मेडिसिन बनती है, तो वो अकॉर्डिंग टू डिजीज़ है कि इस डिजीज़ के लिए ये मेडिसिन है। एंटीबायोटिक है, अगर कोई इन्फेक्शन होता है आपकी बॉडी में तो आप एंटीबायोटिक लेते हैं। तो ये भी जो है बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस की वजह से ही है, क्योंकि जब डिजीज़ का पता हो तो हमें पता हो कि उस बीमारी को कैसे रोकना है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया जो है बॉडी में गया,
अब उसने क्या किया कि आपके जो नॉर्मल फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसको रोकने की कोशिश की। तो एंटीबायोटिक जो आपने एंटीबायोटिक लिया, तो एंटीबायोटिक ने क्या किया, एंटीबायोटिक में ऐसी चीज़ें हैं कि वो उस बैक्टीरिया की फंक्शन को स्लो कर देगा या रोक देगा, इनहिबिट कर देगा, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। तो मीन्स ये सब कुछ पता करने के बाद, इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही सब कुछ पॉसिबल है कि हम किसी भी डिजीज़ को जो है कंट्रोल कर सकें, उसका ट्रीटमेंट कर सकें। देन थर्ड पॉइंट है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी जो है चीज़ें हैं जो पहले हमें पता नहीं थी, लेकिन अब जो है वो हमें बायोकेमिस्ट्री की वजह से ही पता चली है कि ये पहले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे हमारे जहन में जो इनका हमें पता नहीं था, लेकिन अब जो है वो क्वेश्चन जो है हमारे क्लियर हो गए, ये बायोकेमिस्ट्री के बारे में ही की वजह से ही, ठीक है ना। कैसे कि जैसे कि हमें पता है कि एक जो स्पर्म और ओवम मिलते हैं, ठीक है ना, एक सिंगल सेल से जो है, फॉर एग्जांपल एक सिंगल सेल से कैसे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है कि अगर एक स्पर्म है, एक ओवम है, वो फ्यूज हो गया, एक सिंगल जायगोट फॉर्म हो गया, ठीक है ना। सिंगल जायगोट फॉर्म हो गया, जैसे कि स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज हुए तो क्या बना, एक जायगोट बना, ठीक है ना। जायगोट जो है एक सिंगल सेल है, तो कैसे जो है ये सिंगल सेल कन्वर्ट हो गया मिलियन ट्रिलियंस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म। मीन्स वंस हम एक दफ़ा हम जो थे एक सेल थे, सिंगल सेल थे, फिर हम अब जो हमारी बॉडी है एक मल्टी सेलुलर हम ऑर्गेनिज्म है, मीन्स ट्रिलियंस ऑफ सेल जो है हमारे बॉडी में है। और आपने ये भी नोट किया कि हमारे हर सेल जो है दूसरे से डिफरेंट है। ये कैसे हुआ, कैसे मुमकिन है कि एक सिंगल सेल से अगर फॉर्म हुआ है एक मल्टी सेलुलर, तो कैसे जो है फिर अगर जैसे एक सिंगल सेल में एक जो डीएनए था वो ट्रांसफर हुआ है सब मल्टी सेलुलर में, तो कैसे जो है इसमें चेंजिंग आ गई। अगर आप किसी हार्ट का सेल निकाल के देखें तो वो सेल जो है स्टमक के सेल से डिफरेंट होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पहले पता नहीं था, अब जो है पता चला। तो ये सब जो है बायोकेमिस्ट्री की वजह से ही पता चला। देन जो है अगर आप ये क्वेश्चन सोचें कि सब सेल का फंक्शन भी अलग है, स्ट्रक्चर भी अलग है, और कैसे फिर हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बना है, फिर उस ऑर्गन सिस्टम किससे बना है, ऑर्गन से बना है, फिर ऑर्गन जो है टिश्यू से, फिर टिश्यू जो है सेल से मिलकर बना है। अब सेल को कैसे पता चला कि ये सेल है, इसको कैसे पहचाना सेल को कि इस सेल को हम मुझे बाइंड करना है, इसका मिलना है मुझे। फॉर एग्जांपल हार्ट के सेल है, तो हार्ट के सेल को कैसे पता चला कि ये हार्ट के सेल है, इससे मिलके जो है मुझे जो है टिश्यू फॉर्म करने हैं, हार्ट के टिश्यू फॉर्म करने हैं, और इससे आगे जाके जो है ऑर्गन को फॉर्म होना है। तो इन सब क्वेश्चन जो क्लियर हुए हैं, ये किसकी वजह से हुए, बायोकेमिस्ट्री की वजह से। बायोकेमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल, कौन कौन से टिश्यू, कौन कौन से सेल से जो सब चीज़ें हमारे जो है बनी और कैसे ये फंक्शन करी, कैसे स्ट्रक्चर जो है इनका चेंज है एक दूसरे से। तमाम क्वेश्चन जो है, तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व की किसने की है, बायोकेमिस्ट्री ने की है, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी ये जो है इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। अब आप कहेंगे कि अगर हम ये सेल, ऑर्गन, टिश्यू वगैरह स्टडी कर रहे हैं तो इसमें जो है बायोकेमिस्ट्री का क्या काम है या बायोमोलिक्यूल का क्या काम है। तो अगर हमने चैप्टर में फर्स्ट में स्टडी किया था कि सेल जो है, जैसे हम कह रहे हैं कि बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू फॉर्म करते हैं, फिर टिश्यू मिलके जो है ऑर्गन फॉर्म करते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन सेल किससे मिलके बना, अगर आप सेल को तोड़ दो तो सेल जो है बहुत जो है बड़े मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है। वो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, वो है प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स है, मीन्स लाइफ जो फॉर्म हो रही है इससे स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। तो सेल जो किससे बना है, एटम से बना है। वो एटम कौन से एटम जो है मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो ये इन मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो मीन्स ये वैसे तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जो है इस नॉन लिविंग थिंग, इन मॉलिक्यूल से जो है हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है। हमारी जो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तमाम जो है इन्हीं मॉलिक्यूल से बने हैं। तो इन मॉलिक्यूल, जब हम किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं तो फिर हमें सबसे पहले जो है उनको मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटम लेवल पे जो है उनको स्टडी करना पड़ता है, जो हम बायोकेमिस्ट्री में ही करते हैं। ओके, देन डिफरेंट केमिकल कंपाउंड होते हैं हमारे बॉडी में। अगर हमारे बॉडी में डिफरेंट दो तरह के केमिकल कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं
जिसमें जो है क्या कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ जो है एग्जिस्ट करते हो, ठीक है ना, और कार्बन जो है मेन एलिमेंट हो, और इनऑर्गेनिक सबसे कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और एटम जो है एक साथ एग्जिस्ट ना करते हो। अगर इसकी आप एग्जांपल देखें, ऑर्गेनिक कौन से हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, इसमें जो है आपको जो है कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मिलेंगे। लेकिन इनऑर्गेनिक में यहाँ पे अब जिसके कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए वाटर है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें यहाँ पे कार्बन है और लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। देन है मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म जो तमाम केमिकल रिएक्शन जो कि दैट अकर्स इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। दो तरह की टाइप्स होती हैं मेटाबॉलिज्म की, द वन इज कैटाबॉलिज्म, द अदर वन इज एनाबॉलिज्म। सो पहले हम देखते हैं एनाबॉलिज्म क्या है। एनाबॉलिज्म क्या है, कोई भी एलिमेंट, ठीक है ना, इसको स्मॉल से, एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि स्मॉल और सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होके वो बनाते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अगर हम एग्जांपल देखें कि अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, अमाइनो एसिड जो है ये सिंपल और स्मॉलर जो है मॉलिक्यूल्स है। अमाइनो एसिड क्या करते हैं, जब मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, कंबाइन तो क्या फॉर्म करते हैं, ये बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो ये क्या है, ये स्मॉलर और सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये जो है प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि स्मॉलर और सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो है क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है ना। फिर प्रोटीन जो है जैसे कि न्यूक्लिक एसिड भी इसमें बनता है, न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए और आरएनए जो होते हैं, ठीक है ना। देन कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना, लार्जर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उसको ब्रेक डाउन होता है जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, मींस लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल एंड सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल। जैसे कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके जो है उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना, तो ये क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में होता है। ओके, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। जैसे कि हमने अभी बात की कि जो हमारा सेल है वो केमिकल से बना हुआ है। जैसे हमने कहा कि एटम से बना हुआ है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हमने लिपिड वगैरह की बात की कि इनसे बना हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा केमिकल कॉम्पोजिशन स्टडी करते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है सेल का। एज वी नो दैट ऑल द लिविंग बॉडीज आर स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक ना, एंड लिविंग सेल कंटेन अ लिविंग मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जैसे कि हम सबको पता है कि तमाम जानदार है वो सेल से बने हुए हैं। तो सेल क्या होता है कि सेल में जो है सेल मेम्ब्रेन है, सेल है, इसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है ना, डीएनए। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, ये जो है यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। तो ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये क्या है, ये लिविंग मटीरियल है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो यही बात हो रही है कि लिविंग सेल कंटेन अ लिविंग मटीरियल मींस साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस है दैट इज लिविंग मटीरियल एंड इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। केमिकली जो प्रोटोप्लाज्म की बात करें हम, तो केमिकल ये कंटेन करता है 70 to 90% ऑफ H2O, मींस इसमें 70 to 90% क्या है, वाटर है, ठीक है ना। अगर इससे वाटर हटा दिया जाए, वाटर इवेपोरेट हो जाए, ठीक है ना, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग जो मास रहेगा वो ड्राई वेट ऑफ सेल होगा। अगर इसमें हम कह रहे हैं कि 70 to 90% इसमें वाटर, अगर वही वाटर जो है इससे इवेपोरेट हो जाए या हटा दिया जाए, तो जो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो क्या है, एक मास टाइप का होगा जिसको हम बोलेंगे ड्राई वेट ऑफ सेल है, ठीक है ना। विच कंसिस्ट ऑफ मेनली कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, में जो है मेनली क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। इनमें क्या होगा, इनमें क्या है, मेनली कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होंगे। दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज टर्म एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, की हमने भी बात की कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है मतलब इसमें कार्बन और साथ में हाइड्रोजन अटैच हो, ठीक है ना, और दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड हो। ये आगे हम स्टडी करेंगे कि क्या कोवेलेंट बॉन्ड, की सब चीज़ें आगे स्टडी करेंगे। लेकिन अभी जो है आपने ये कि इनमें जो मेन एलिमेंट क्या होगा, कार्बन ही होगा। ओके, पहले जो है बिलीव किया जाता है, समझा जाता है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं
ये सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर ही बनते हैं, लेकिन अब जो है डिस्कवरी हुई, अभी पता चला कि ये लेबॉर्ट्रीज में भी बनना स्टार्ट हो सकता है। तो अब जो है जो अब बॉडी के अंदर जो फॉर्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, उसको जो है बायोकेमिकल्स कहते हैं, ठीक है ना, उनको टर्म कर दिया एज ए बायोकेमिकल्स। अच्छा, अगर हमारी बॉडी को जो है अगर ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया जाए एटम में, ठीक है ना, तो हमारे बॉडी में जो है 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है मेन एलिमेंट मिलेंगे, जो कि है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड सल्फर। तो ये जो 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, ये हमारी बॉडी का जो है 98% जो है ऑलमोस्ट जो है इसको फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। जो बाकी 2% है, तो वो क्या है, जो बाकी कुछ एलिमेंट्स है, जैसे कि आपको पता है कि ब्लड में जो है आयरन होता है, और इसके अलावा सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो हमारी बॉडी में होती है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है। लेकिन जो मेजर है वो क्या है, ये 6 एलिमेंट्स है जो कि हमारी बॉडी को फॉर्म करते हैं 98%, ठीक है ना। अब ये चार्ट है आपकी बुक में, एलिमेंट्स है और किस फॉर्म में हम इसको यूटिलाइज करते हैं और इनके फंक्शन क्या है। तो अब जैसे कार्बन है, हमें कार्बन जब हमें नीड होती है तो हम कैसे लेते हैं, हम कार्बन जो है एनवायरनमेंट से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के शक्ल में। देन हमें हाइड्रोजन अगर की नीड है, हाइड्रोजन की नीड, तो हम वो जो है कि वाटर की फॉर्म में लेते हैं, H2O की फॉर्म में। ऑक्सीजन हम डायरेक्टली लेते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग, और फिर नाइट्रोजन नाइट्रेट की शक्ल में और अमोनियम की शक्ल में। अब ये क्या है कि जब NH3 जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है, अमोनिया होता है। इसमें जो है एक अगर हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो ये NH4 बन जाता है, जिसको ये क्या बन जाता है, अमोनियम, ठीक है ना। देन फॉस्फोरस जो है क्या है, फॉस्फेट की शक्ल में, ठीक है ना। सल्फर जो है सल्फेट की फॉर्म में जो हम यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, अब इनके फंक्शन क्या है। कार्बन जो है, जैसे कि हमें पहले ही हमने पढ़ चुके हैं कि बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका बेसिक एलिमेंट क्या है, कार्बन है। और इसके अलावा जो है ये फोटोसिंथेसिस में भी जो है हेल्प करता है, कि अगर प्लांट से करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से कंबाइन करके जो है ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह जो है वाटर और कार्बन जो है फोटोसिंथेसिस में इनकी नीड होती है। और हाइड्रोजन जो है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी वर्क करता है। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, मतलब रिडक्शन किसको बोलते हैं, कोई भी जैसे एलिमेंट है, ठीक है ना, अगर एलिमेंट में कोई इलेक्ट्रॉन से निकाल दिया जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाता है, तो ये जो है ना वर्क करते हैं, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो मतलब ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है। देन ऑक्सीजन है हमारे पास। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन जो है यूज होता है इन एरोबिक रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन आप समझते हैं कि हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेते हैं। तो रिस्पायरेशन जो है लेकिन जो ये ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ये जो है ब्रीथिंग प्रोसेस है या गैस एक्सचेंज को प्रोसेस कहते हैं। एक्चुअल जो रिस्पायरेशन होती है वो क्या होती है कि फूड का ब्रेक डाउन होना। अब फूड, कौन से फूड का ब्रेक डाउन होना, वो फूड नहीं जो आप नवारा लेते हैं उसको ब्रेक डाउन करना, वो डाइजेशन होती है, ठीक है ना। लेकिन जब उसको स्मॉल पीस में जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है स्मॉल पीसेस में, तो वो जो है सेल के पास भेज जाता है। सेल में क्या होता है, ब्लड के पास, ब्लड से जाके वो सेल के पास जो है वो मूव कर दिया जाता है, वहाँ जाके ग्लूकोज में चेंज करना और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये जो होती है एक्चुअल रिस्पायरेशन होती है। और वहाँ पे अगर उसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रही है तो उसको एरोबिक बोलते हैं, और अगर ऑक्सीजन की नीड नहीं है, तो ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो रही तो उसको एनारोबिक बोलते हैं। तो मीन्स यूज़ इन एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन जो है वहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है ना। इस तरह जो है नाइट्रेट और अमोनियम, ये क्या होता है कि ये यूज़ होता है अमाइनो एसिड को में होता है प्रोटीन बनाना, जिसके हमें पता है कि प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से बने होते हैं, तो ये जो है अमाइनो एसिड में यूज़ होते हैं। उसके अलावा जो है न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो है DNA और RNA में, ठीक है ना। और हार्मोन्स, ठीक है ना, हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं, जैसे कि वो मैसेज ट्रांसफर करते हैं, तो उनमें भी जो है ये पाया जाता है। और को एंजाइम, जैसे कि हमने बात एंजाइम से पढ़ा था कि एंजाइम जो है ऑलमोस्ट प्रोटीन से बने होते हैं, तो प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से बने होते हैं, तो अमाइनो एसिड में यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट होता है, तो मीन्स यहाँ भी इसका वर्क है, ठीक है ना। देन हमारे पास फॉस्फेट जो है कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। और इसके अलावा जो ATP क्या है, ATP जो है इसको बोलते हैं एनर्जी कैरियर।
ये क्या, जब सेल के पास एनर्जी एक्स्ट्रा हो जाती है तो वो एटीपी के पास जो है स्टोर कर देता है। जब भी बॉडी को नीड होती है तो एटीपी से जो है उस एनर्जी को यूज़ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है फास्फोरस का वर्क होता है। देन जो है फॉस्फोलिपिड। व्हाट इज़ फॉस्फोलिपिड? जो हमारा सेल है, सेल में क्या है कि हमारे सेल जो है कि मेम्ब्रेन दो चीज़ से बनी है। एक होती है प्रोटीन और द अदर वन इज लिपिड। तो लिपिड जो है, जो लिपिड का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी फास्फोरस है तो फास्फोरस का वर्क होता है। को एंजाइम से एंजाइम पे वर्क करते हैं ये, ठीक है ना। तो ये एंजाइम से प्रोटीन से बनते हैं और प्रोटीन में अमाइनो एसिड होते हैं, तो यहाँ पे भी जो है इसकी जो है नीड होती है, ठीक है ना। देन NAD और NAD, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैरियर। जैसे कि ATP था, उसके पास एनर्जी स्टोर होती है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन सेल के पास एक्स्ट्रा हो जाए तो इसके पास रखवा दिए जाते हैं। जब भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन की नीड होती है तो इनसे लिया जाता है, तो इनको जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर कहा जाता है, ठीक है ना। देन सल्फेट जो है कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोटीन है और कोएंजाइम, जैसे कि हमने प्रोटीन आ रहा है तो यहाँ पे प्रोटीन के पास एक्चुअली जो है सल्फेट भी होता है, फास्फोरस भी होता है, और जो और कोएंजाइम जो है इसमें भी जो है सल्फेट जो है वर्क करता है। ओके, देन अब हमारे पास जो है ये 5 जो है बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अच्छा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये तो मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन ये क्या है, ये जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो ये बन जाते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, या फिर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, तो ये बन जाते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। मीन्स दो कोई और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बोलते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इनके बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, लेकिन अच्छा यहाँ पे बुक में आपके जो है कंपैरिजन दिया गया है बैक्टीरियल सेल का और मैमेलियन सेल का, ठीक है। तो बैक्टीरिया और मैमेलियन सेल का क्यों दिया गया है? क्योंकि बैक्टीरियल सेल जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोट्स है, और जो मैमेलियन जो है, मैमल्स जो है वो यूकैरियोट्स, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन दिया गया है, ठीक है ना। ओके, इनमें कुछ मॉलिक्यूल्स जो है उनकी जो ना परसेंटेज दी गई है कि किसमें क्या कितना है, ठीक है ना। वाटर दोनों में सेम होता है। अच्छा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये 3 चीज़ जो है ये मैमेलियन सेल में जो है ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे, ठीक है ना, ये ज़्यादा होती है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड जैसे DNA और RNA, ये क्या है, ये बैक्टीरियल सेल में ज़्यादा है कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 और यहाँ पे जो है पॉइंट में आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि क्यों यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है जैसे कि यूनिसेलुलर होता है, ठीक है ना। तो वो एक ही यूनिसेलुलर होता है, तो एक ही सेल से जो है वो पूरा एक उनका ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन हमारी जो बॉडी मैमल्स जो है, अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर, ट्रिलियंस ऑफ सेल बने हुए हैं। तो हमारे हर सेल का अलग अलग फंक्शन है, हर सेल जो है हमारा अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, सबका सेम फंक्शन नहीं है। लेकिन इनका जो एक सिंगल सेल है वो पूरा ऑर्गेनिज्म है, तो वो सब एक ही फंक्शन कर रहे होते हैं। तो मीन्स इनमें DNA और RNA जो है इनका अमाउंट जो लार्ज होता है, ठीक है ना, वो कंप्लीट DNA और RNA चाहिए होता है। देन जो है अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दोनों में सेम आ रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी दोनों में सेम आ रहे हैं, बस सिर्फ जो डिफरेंट कहाँ है DNA और RNA में डिफरेंट है, न्यूक्लिक एसिड में डिफरेंट है। ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने आज मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी किया, उसका इंट्रोडक्शन दिया, कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में स्टडी किया। उसके बाद जो है हमने कुछ एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन आवर बॉडी उसके बारे में हम स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके आगे फर्दर जो कंटिन्यू करेंगे। जो मैंने 5 एलिमेंट्स के बारे में बताया, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है ना। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।